ओके परफेक्ट। तो भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट। एज आई टोल्ड यू गाइस, अभी हम लोगों ने चैप्टर 6 ऑलमोस्ट कवर कर लिया। तो आई थॉट कि ये चैप्टर शुरू कर दिया जाए क्योंकि दिस इज अ रियली इजी चैप्टर। ठीक है, बहुत 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 आसान चैप्टर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ याद करना है, देयर इज नो लॉजिक। 15-20 मिनट में आपको हर चीज याद हो जाएगी। अगर आप ये क्लास बहुत ध्यान से लोगे, आपको आई थिंक अलग से बैठ के याद करने की कुछ जरूरत नहीं है। मैं यहीं याद करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पहला है एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट। ठीक है, हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो हम लोग हवा देखते हैं, जो हवा एयर है उसमें कितनी गैसेस हैं, उन गैसेस की कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, हम देखते हैं कि भाई हमारे आसपास जो हवा है, कितनी हवा है या उसमें कितनी गैसेस हैं, उन गैसेस की कॉम्पोजिशन क्या है। तो हमें याद करना है, हमारे पास तीन मेन सोर्सेज हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हवा में 78% नाइट्रोजन है, जो कि N2 है, N2। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड बनाता है आपस में, ऐसे। याद रखना, अगर कभी भी कोई कह रहा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस स्टेट। सिर्फ N एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा N2 के बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है वो। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास 21% क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, 21% क्या है, O2। और उसके बाद 1% हमारे पास नोबल गैसेस एंड CO2 है, जिसमें से लेस देन 1% हमारे पास क्या है, आर्गन। ठीक है, आर्गन इज ऑल्सो अ नोबल गैस। ठीक है, तो क्या याद रखना, आपने तीन चीजें याद रखनी है। 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन है, और 1% से लेस आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इट रेयरली आस्क फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब तक मैंने जितने भी पास्ट पेपर्स किए हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में इतना नहीं पूछता। वो ये पूछता आर्गन के मुतालिक जरूर पूछता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी गैस है, तो यू कैन राइट आइदर ऑफ देम। यू कैन से नोबल गैस, आपको मार्क मिल जाएगा। यू कैन से आर्गन, आपको मार्क मिल जाएगा। आईड प्रेफर के आर्गन लिखो। ठीक है ना, मूविंग ऑन, हमारे पास हवा में ना कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट। तो हम देखते हैं कि भाई वो क्या क्या पॉल्यूटेंट्स हैं। हमारे पास तीन मेन पॉल्यूटेंट्स हैं, हमें उनको स्टडी करना है। वो कहाँ से आते हैं और उनका हार्म क्या है, हमें वो सब स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली एयर पॉल्यूटेंट वो है जिनकी कुछ गैसेज ऐसी हैं जिनका हार्म होता है। ठीक है, जो हार्मफुल गैसेज है ना, दोज आर नोन एज एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, हमारे पास CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक एमओ ना, बेसिकली वन ओ है ना इसमें। तो आपको आपको पता होगा मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। ठीक है, बेसिकली जैसे सल्फर ले लो, सल्फर छोड़ो, हमारे पास अगर मैं बोलता हूँ CO, इससे मैं कहता हूँ मोनोऑक्साइड। ठीक है, मोनोऑक्साइड। फिर मेरे पास होता है CO2, इसे मैं कहता हूँ डाइऑक्साइड, यानी दो दो ऑक्सीजन है, डाई। ठीक है, डाई फॉर टू, डाइऑक्साइड। फिर अगर मेरे पास आती है कोई, जैसे SO3 ले लो, ये है ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं, पहला एयर पॉल्यूटेंट है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई एवरीवन, बस ध्यान से सुनो बैठ के, तुम लोग ये क्लास लोगे तो मैं अलग से केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट खोलने की जरूरत नहीं होगी कभी। लिटरली बहुत आसान चैप्टर है, बच्चों वाला चैप्टर है। तो हमारे पास पहला पॉल्यूटेंट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड आता कहाँ से? आप लोगों को मैंने बताया था जब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ा रहा था, तो एक चीज बताई थी, कंबशन रिएक्शंस, पता है ना कंबशन। कंबशन में क्या होता था कि कोई चीज जल रही हो। ठीक है, तो सपोज करो, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये मैं कंबशन रिएक्शन है। तो कंबशन में क्या होता है, हमारे पास दो टाइप की कंबशन होती हैं। एक होती है कंप्लीट कंबशन, ठीक है, कंप्लीट कंबशन। ठीक है, और एक टाइप होती है इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन पहले देखते हैं। सपोज करो मेरे पास कार्बन बर्न करता है ऑक्सीजन के अंदर, O2 के अंदर। तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, CO2 बनती है। और अगर कभी कभी ऐसा भी, चलो कार्बन छोड़ो, मैं CH4 ले लेता हूँ, CH4 भी छोड़ो, कोई कंपाउंड दो, CH4 ले लेता हूँ, चलो CH4 लेता हूँ। CH4 लिया मैंने। तो मेरे पास ना कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में पानी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, H2O। कंबशन की ये इक्वेशन याद करो, अभी मैं से बैलेंस नहीं किया मैंने, लेकिन बस समझ लो। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो खैर एनीवेज, मैं अभी इसे बैलेंस नहीं कर रहा। अब हमारे पास सेकंड टाइप की कंबशन है, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कॉम्बशन, बेसिकली ये क्या है, इसमें ना
जब कोई चीज जल रही हो लेकिन उसे इनफ ऑक्सीजन ना प्रोवाइड की जाए, ठीक है, अगर उसे इनफ ऑक्सीजन ना प्रोवाइड की जाए जलने के लिए, तो वो इनकम्प्लीट कंबशन होती है। तो उसमें क्या होता है, सपोज करो आपकी इक्वेशन, पहली इक्वेशन तो सेम रहेगी, CH4 ही रहा, CH4 ही रहा, ठीक है, प्लस O2 ही रहा, ठीक है, ऑक्सीजन, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये याद रखना, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी, पता है आपको। तो क्या हुआ, मेरे पास ये तो था ही था। अब लेकिन रिजल्ट में मेरे पास अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और साथ में पानी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, CO प्रोड्यूस हो रही है। दिस CO इज टॉक्सिक, ठीक है, ये टॉक्सिक गैस है। तो हमारे पास इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, अगर आप फॉसिल फ्यूल्स नहीं लिखते, सिर्फ इनकम्प्लीट कंबशन भी लिखते हो, तब भी सही है, तब भी मार्क मिल जाएगा आपको, ठीक है। और फिर क्या है, अच्छा अब इसका हार्म सुनो, इसका हार्म क्या है, ये एक टॉक्सिक गैस है, और ये ना बेसिकली हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ रिएक्ट करती है, और हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है उससे ब्लॉक कर देती है, ठीक है। तो आपने क्या क्या लिखा है, प्रिवेंट्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट है, फॉर्म कैसे हुआ, इनकम्प्लीट कंबशन के थ्रू हुआ, ठीक है। और हार्म क्या है इसका, कि भाई ये टॉक्सिक गैस है, और ये हमारे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके हमारे, इट प्रिवेंट्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो एन एसिडिक गैस। अच्छा मजे की बात है, सल्फर डाइऑक्साइड ना डायरेक्टली एसिडिक नहीं है, इन अ सेंस कि इसका रिएक्शन ऐसा होता है कि ये हमारे पास जिसकी वजह से एसिड बन जाता है, ठीक है। पहले मैं इसके रिएक्शन से पहले आपको बताता हूँ इसके कुछ मसले क्या हैं। पहला पहला हार्म इसका ये है कि भाई इससे ना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, which are basic breathing, ठीक है, प्रॉब्लम्स। और इसका क्या है, एसिड रेन होती है, ठीक है, एसिड रेन होती है। नाउ अब सुनो हो क्या रहा है, बेसिकली जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करती है ना, H2O के साथ रिएक्ट करती है, तो मेरे पास बनता है H2SO3, ठीक है, विच इज सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। और अगेन आपको अगर याद हो जो हमने कॉन्टेक्ट प्रोसेस पढ़ा था, तो आपको याद है हम क्या करते थे, सबसे पहले मैं सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था जिससे मेरे पास SO2 बनता था, ठीक है। फिर मैं उस SO2 को दोबारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के क्या बनाता था, SO3 बनाता था, SO3 बनाता था, यही ना। तो अब बेसिकली ऑक्सीजन तो हमारे पास ऑलरेडी एयर में है, अगर मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड एयर में निकल जाएगा तो क्या होगा, SO2 से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड से वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको याद है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड से क्या बनता था, ओलियम, और ओलियम से क्या बनता था आपके पास, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास जब SO3 ने पानी से रिएक्ट किया तो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, ठीक है। तो बेसिकली ये सब बताने, अच्छा ये इक्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, कभी भी एग्जामिनर पूछता नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले सुनो, सल्फर डाइऑक्साइड निकला, उसने पानी से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। अगर ये भी छोड़ दो, सल्फर डाइऑक्साइड निकला, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है। और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड ने जब पानी से रिएक्शन किया तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, देखो दोनों सूरतों में एसिड बन रहा है मेरे पास, ठीक है। तो सल्फर की क्या मेन प्रॉब्लम आई, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और एसिड रेन, ठीक है, दो। अब सल्फर डाइऑक्साइड आ कहाँ से रहा है हमारे पास, हाउ इज इट फॉर्म्ड, बेसिकली पावर स्टेशंस में जहाँ आपने बड़ी बड़ी चिमनीज देखी होंगी बाहर, जहाँ पे बर्निंग हो रही है ना कोल की या किसी भी फॉसिल फ्यूल की, आपको इसका आंसर लिखना है। कभी अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है हाउ इज सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म, ठीक है, हाउ इज इट फॉर्म, तो आपने लिखना है बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग फ्यूल्स, ठीक है, आपने इसका ये आंसर लिखना है, ठीक है। बेसिकली जब हमारे पास, अच्छा सल्फर कंटेनिंग ना बहुत सारे आम से फ्यूल हैं जो कि हमें पता भी नहीं, जिसमें कोल हो गया, कोल में भी सल्फर होता है, ठीक है। तो बेसिकली व्हेन सल्फर कंपाउंड्स इन फॉसिल फ्यूल्स बर्न, ठीक है, पावर स्टेशन इज द मेन सोर्स ऑफ SO2, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ना सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ और भी वो हैं, इट किल्स द एक्वेटिक लाइफ इन लेक्स एंड पॉन्ड्स, ठीक है, क्योंकि एसिडिक है, ठीक है, क्योंकि एसिडिक है, तो हमारे पास पॉन्ड्स के अंदर या जो लेक्स हैं उसके अंदर जो फिशेज हैं, क्रैब्स हैं, उनको बड़े मसले होते हैं, ठीक है। और साथ में एक और मसला क्या है, अभी मैं आपको एसिड बेसिस सॉल्ट्स पढ़ाऊंगा, लेकिन वो पढ़ाने से पहले आपको मुझे सब बताओ, पीएच स्केल का पता है आप लोगों को, एवरीवन यस टाइप करोगे, पीएच स्केल का पता है, पीएच स्केल पता है,
हफ्सा, माहीन, सुमैया, जरमीन, तुम लोगों को पीएच स्केल के बारे में पता है? सही है, सुमैया तुम्हें पता है, जरमीन? चलो शुक्र अल्लाह का, सभी को पता है। ठीक है, तो पीएच स्केल में ना हमारे पास 0 से 14 तक की रीडिंग होती है, जिसमें 7 हमारे पास न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब अगर मैं 7 से आगे जाता हूँ तो मैं चला जाता हूँ बेसिक में, बेस, जो कि अल्कलाई भी है हमारे पास। ठीक है, अल्कलाई। और अगर मैं 7 से पीछे जाता हूँ, 7 से पीछे जाता हूँ तो मेरे पास क्या है, एसिड है। ठीक है, एसिड है। अब सीन क्या है, सपोज करो कि मेरी मट्टी जो है वो अभी न्यूट्रल है। ठीक है, जब ये SO2 निकलेगा, एसिड रेन होगी। ठीक है, जब ये SO2 निकल के एसिड रेन वगैरह जो भी होगी, तो क्या होगा कि मट्टी के अंदर ये एसिड मिल जाएगा, तो मट्टी बेसिकली एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो मट्टी है वो एसिडिक हो जाएगी, उसमें एसिड आ गया। अब क्या करें, जब वो एसिडिक होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेरी प्लांट की ग्रोथ है, जो मेरे प्लांट्स की ग्रोथ है, वो खराब हो जाएगी। ठीक है, वो सॉइल की पीएच गिरा देगी। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, सॉइल का पीएच गिरा देगा। ठीक है, डायरेक्ट सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, H2SO4 या एसिड रेन बेसिकली। अच्छा, अब हमारे पास तीसरा पॉल्यूटेंट है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। मैं N2 की बात नहीं कर रहा, मैं एन की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं NO की और NO2 की, बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी एसिड रेन कॉज करते हैं। ठीक है, और ये फॉर्म कैसे होते हैं, बेसिकली व्हेन नाइट्रोजन एंड O2 इन एयर रिएक्ट टुगेदर, बेसिकली समझो, हमारे पास ना N2 प्रोड्यूस है, N2 रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, और मेरे पास बन जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 2NO। ठीक है, लेकिन मसला क्या है, इसको बनने के लिए ना, रिएक्ट करने के लिए इसको चाहिए हीट। क्या चाहिए, हीट चाहिए। इसको यहाँ पे आग चाहिए, हीट चाहिए। तो अनलेस हमारे पास, हम ये हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ये क्या बोलते हैं, नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब मसला क्या है, कहाँ बनेगा, ये याद रखना कि बनना कहाँ पे इसने। आपको बताना है कि भाई, when nitrogen O2 in air react together inside the hot car engines, आपको पता है गाड़ी के जो इंजन हैं उनके अंदर प्रोड्यूस होती है, जब हमारी गाड़ी के इंजन बहुत ज्यादा वो हो जाए, गर्म हो जाए। ठीक है, या फिर हॉट फर्नेसेस, बेसिकली कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे नाइट्रोजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हो और वहां ज्यादा हीट मिल जाए ना उससे, तो वहां हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन जाएंगे। ठीक है, और ये भी एसिड रेन कॉज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो एसिड रेन कैसे कॉज करें, ये भी देख लो। हमारे पास जब नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और साथ में से हीट मिली, हीट मिल गई उसे, तो क्या बना, 2NO बन गया, 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया। जब इस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा, तो मेरे पास बनेगा HNO3, विच इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3 क्या है, HNO3 भी एसिडिक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस एसिड की वजह से मेरे पास क्या आ रहा है, एसिड रेन कॉज हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, एसिड रेन ऐसे बन रही है। अगेन, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, जो याद करना होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड रेन क्यों हो रही है। आप तो बोलोगे भाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली तो एसिड रेन नहीं कॉज कर रही ना, नहीं, वो कुछ प्रोसेस से गो थ्रू करती है और फिर एसिड रेन बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे हमने पढ़ लिया कि भाई हमारे पास पॉल्यूटेंट्स तो आ गए, अब इन पॉल्यूटेंट्स को कम कैसे किया जा सकता है, या इन पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। ठीक है, हाउ कैन वी रिड्यूस दीज पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करूं, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए। उसका नाम है FLUE, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। डीस अबे डीफल क्यों कह रहा हूँ, डीसल्फराइजेशन, डीसल्फराइजेशन। ठीक है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, बेसिकली होता क्या है, हमारे पास ना पावर स्टेशन के अंदर, मैंने आपको क्या बताया, मेन सोर्स है पावर स्टेशन। सपोज करो मेरे पास ये पावर स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पे ना अंदर सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, SO2 प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे SO2 प्रोड्यूस हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने ना इसको कम करने के लिए, आपको सल्फर डाइऑक्साइड क्या बताया, एसिडिक गैस है, एसिडिक गैस है।
आपको इतना याद होगा, अगर एसिड और बेस का रिएक्शन हो तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाते हैं वो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना SO2 को रिमूव करने के लिए, SO2 था मेरे पास, मैंने ना इसके अंदर डाल दिया कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अब देखो, ये मेरे पास है, एक सेकेंड, ये है मेरे पास एसिडिक, ठीक है, एसिडिक, और ये है मेरे पास बेसिक, ठीक है। तो इन रिटर्न क्या बना मेरे पास ना, सबसे पहले तो देखो, ये दोनों करते हैं रिएक्शन, ये करते हैं रिएक्शन, और इनमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ना मेरे पास बनता है CaSO3, विच इज अ सॉलिड, दिस इज अ सॉलिड। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। मेरे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, बेसिकली मैंने सल्फर डाइऑक्साइड को कम करने के लिए क्या डाला, कैल्शियम ऑक्साइड डाला। आपको याद क्या करना है, आपको इस ये नाम याद करना है, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, ठीक है। और आपको ये कैल्शियम ऑक्साइड का नाम याद करना है, ठीक है। जब यहाँ पे रिएक्शन होगा SO2 के साथ, SO2 प्लस CaO, तो मेरे पास रिटर्न में सॉलिड बन जाएगा और सारी फ्लू गैस निकल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ना कार्बन, अच्छा आपको पता है, एक मजे की बात बताता हूँ, आप कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे पढ़ रहे हैं, ये बताने के लिए आपको पहले बताता हूँ। अगर बीच में ना 2-3 साल पहले एक न्यूज आई थी कि भाई कश्मीर में एक फैमिली गई थी, कश्मीर या मरी कहीं गई थी एक फैमिली, एंड दे वर ट्रैप्ड इन देयर कार, ठीक है। दे वर ट्रैप्ड इन देयर कार, गाड़ी गाड़ी का हीटर चल रहा था, लेकिन उनके जो दरवाजे थे ना वो बर्फ के जैसे लॉक हो गए थे, ठीक है, दे कुड नॉट ओपन देयर डोर्स। और तो उन्होंने अपनी गाड़ियों में हीटर चला लिया था, ठीक है। अब हुआ क्या, हीटर तो चला लिया था उन्होंने, वो गाड़ी में बैठे रहे सुकून से, लेकिन थोड़ी टाइम बाद जब लोगों ने उन्हें रेस्क्यू किया ना, द होल फैमिली वॉज डेड, ठीक है, द होल फैमिली वॉज अनकॉन्शियस एंड डेड, मर गए थे सब। तो पता क्या चला, हुआ बताऊं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, इट इज अ कलरलेस गैस, कलरलेस, ठीक है, एंड ओडरलेस, इसका कोई ओडर भी नहीं होता, इसकी कोई खुशबू भी नहीं होती, ये कलरलेस होती है। और इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि भाई हेडेक होगा, नौजिया फील होगा, फीवर फील होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एक्चुअल में मर रहे हो ठीक है। और वो क्या करेगा, वो आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचने से रोक देगा। क्यों, हुआ क्या, वो गाड़ी में बैठे हुए थे वो लोग इतनी देर से, जो फैमिली थी वो गाड़ी में बैठी रही इतनी देर तक गाड़ी में गर्मी होती रही, मतलब बेसिकली इंजन चलता रहा और हीटर अंदर हवा फेंकता रहा, जिसकी वजह से हुआ क्या कि भाई वो जो फैमिली अंदर थी वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे थे काफी देर तक, उन्हें पता ही नहीं चला। एंड इतनी पीसफुल डेथ होगी उन लोगों की कि खैर ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचना रुक जाता है, और उससे पहले पहले ऑक्सीजन पहुंचने से पहले पहले देवर अनकॉन्शियस, वो लोग अनकॉन्शियस हो जाएंगे, ठीक है। हेडेक्स होंगे थोड़े से, थोड़ा सा फीवर होगा, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर, एनीवेज थोड़ा सा गोर हो गया, लेकिन एनीवेज बताना जरूरी था। तो हम क्या करेंगे, फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अब तक इनमें कॉमन बात क्या है कि दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गाड़ी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, इनकी मेन जो प्रोडक्शन और गाड़ी में है, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि हमारे पास है NO और NO2, ठीक है। हम एक चीज यूज करते हैं, वी यूज अ कैटालिटिक, कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है, कन्वर्टर। हम क्या यूज कर रहे हैं, हम कैटालिटिक कन्वर्टर कर रहे हैं इन कार्स। बेसिकली होता क्या है इन कार्स, बेसिकली इसमें बताऊं क्या होता है, कन्वर्टर का काम क्या होता है, कन्वर्टर का एक काम है सिंपल सा, कि वो हार्मफुल जो गैस है ना, हार्मफुल गैस को, हार्मफुल गैस को हार्मलेस बना दे, हार्मलेस बना दे, उसका बस ये काम है, ठीक है। उसका क्या काम है, हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस बना दे। इसमें कैटलिस्ट यूज करते हैं हम, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या है इसमें भाई, उसका नाम है प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है, जिसका सिंबल PT है। अच्छा देखो, कैटालिटिक कन्वर्टर की जो इक्वेशंस है ना, आई वांट यू टू मेमोराइज देम, ठीक है। ये रट्टा मारना है, एक सेकंड,
देखो बेसिकली क्या हुआ, कार्बन मोनोक्साइड ने कार्बन मोनोक्साइड ने रिएक्ट किया नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, मोनोक्साइड के साथ, गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। और मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ना बना कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बना N2 नाइट्रोजन। अच्छा इसे मैं बैलेंस कर लूँ जरा, एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन से हाफ कर दूँ, 1/2 नाइट्रोजन कर दूँ, ठीक है, हाफ नाइट्रोजन कर दिया, ठीक है। हमारे पास कुछ ये इक्वेशन है इसकी, मुझे जरा एक सेकंड दो। अच्छा चलो आप ना एक काम करो, आई वॉन्ट यू मेमोराइज टू डिफरेंट इक्वेशंस, इसे छोड़ दो, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, कार्बन मोनोक्साइड जो है ना, सबसे पहले कार्बन मोनोक्साइड से हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, कलर चेंज करता हूँ मैं, कार्बन मोनोक्साइड से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा अब ये जो इक्वेशंस बोल रहा हूं ना, आई वांट यू टू मेमोराइज देम दिल से, ठीक है। वो क्या है कि कार्बन मोनोक्साइड रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जरा बैलेंस कर लूँ मैं। अ, दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, मैंने दो लगा दिया, यहाँ भी दो लग जाएगा, ठीक है। ये पहली इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। CO+O2 बनाए, CO+O2 क्या बना रहा है, CO2, ठीक है। दूसरी क्या इक्वेशन है मेरे पास, दूसरी इक्वेशन है जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ना, वो कन्वर्ट होंगे नाइट उसके अंदर, एक सेकंड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कन्वर्ट किसके अंदर होंगे, नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, बेसिकली 2NO2। अच्छा ये तो मुझे अभी याद है बिल्कुल, ये इक्वेशन N2 + 2 moles of O2, ये इक्वेशन याद करनी है आपने, ठीक है। कार्बन ओ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, नाइट्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चलो, बस आपने ये इक्वेशन याद करनी है, ये इक्वेशन याद करनी है और कैटेलिस्ट याद करना है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। कैटेलिटिक कन्वर्टर को आपसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या काम है, तो आपको बताने वो हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस बना देता है। मूविंग ऑन, हमारे पास अब है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। भाई किसी को पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, गाइस जल्दी से बताओ, ग्रीन हाउस इफेक्ट पता है किसी को। अच्छा बेसिकली समझो होता क्या है कि हमारे पास ना कुछ गैसेस होती हैं जो कि अर्थ की सरफेस पे, बेसिकली सर्टेन गैसेस जो होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ना ट्रैप हो जाती हैं, ठीक है, हीट जो होती है वो ट्रैप हो जाती है, वेरी गुड, ड्यू टू मीथेन एंड CO2, वेरी गुड माइंड, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास कुछ गैसेस हैं जिसमें मीथेन एंड CO2 है, मेनली मीथेन है, ठीक है, वो अर्थ के साथ ट्रैप हो जाते हैं जिसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले करते हैं कुछ कॉजेस पढ़ते हैं। पहला कॉज हमारे पास हीट फ्रॉम द सन, ठीक है, जो कि हमारे पास है बेसिकली सनलाइट जो है, सनलाइट passes passes through the atmosphere, through the atmosphere, ठीक है, and warms the earth surface, ठीक है। सेकंड सेकंड क्या स्टेप है इसका, सेकंड स्टेप है the warm earth emits the thermal energy, the warm earth emits the thermal energy, ठीक है,
उसके बाद हमारे पास तीसरा क्या है, जो कि हमारे पास जो सबसे मेन है, वो जो आपने याद भी करना है, वो है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, और मीथेन है जो कि CH4 के नाम से जानी जाती है, CH4, ठीक है। मीथेन, ये दो ऑक्सीजन है, ये दो गैसेस हैं जो कि हीट को ट्रैप कर लेती हैं, ट्रैप हीट, ठीक है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर, एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द टेम्प, ठीक है, ऑफ द एटमॉस्फेयर कह लो, ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक दो बातें भी पढ़नी है कि भाई हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। आपसे पूछा जाएगा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के क्या कॉजेज हैं, किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो आपने बोला हायर लेवल ऑफ CO2। अब हम ये क्लास 2 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई CO2 को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, भाई ट्रीज प्लांट कर दो, सबसे आसान तरीका है, फॉरेस्ट प्लांट करो, डिफॉरेस्टेशन कम कर दो, हायर लेवल ऑफ CO2। और ये सब आपने अभी PhD इस्लामिक उर्दू में पढ़ के आए हुए हो सारे, ठीक है, टू ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग, और बाय मोर plantation we can decrease the amount of CO2। how to decrease, don't some tree also cause greenhouse gases somehow, no भाई, how would, how would the trap heat, बेसिकली अभी यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि हम CO2 को कैसे, CO2 की प्रोडक्शन कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रीज का क्या काम है, वो CO2 इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ठीक है। हाउ टू रिड्यूस CO2, तो हम बताएंगे पहला क्या है हमारे पास, मोर प्लांटेशन, ठीक है, मोर प्लांटेशन, लेस डिफॉरेस्टेशन, कम डिफॉरेस्टेशन की जाए, ठीक है। बस हमारे पास मेन मेन तरीका तो यही है हमारे पास। और उसके बाद हाँ, एक बहुत मेन बात तो मैं भूल ही गया, और या आई नो दे डू प्रोड्यूस CO2 एट नाइट, बट अगेन हमारे पास जो मेन कॉज है, अगर CO2 को कम करने की बात करें तो हमारे पास दो मेन कॉजेज हैं। सबसे पहले कि प्लांटेशन करें, सेकंड कॉज है हमारे पास कि हम बर्निंग कम करें, ठीक है। ये मैं बताना भूल गया था कि भाई लेस फॉसिल फ्यूल बर्निंग, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, हमारे पास जितने भी कंबशन रिएक्शन है ज्यादातर उन सब में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि दो मेन कॉज हैं, मोर प्लांटेशन, लेस फॉसिल फ्यूल बर्निंग, ठीक है। और उसके लिए हम लेस फॉसिल फ्यूल बर्निंग कैसे कर सकते हैं भाई, हम यूज हाइड्रोजन फ्यूल सेल, यूज हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इसको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। बेसिकली इसका ना जो मेन प्रोडक्ट है वो वाटर और ऑक्सीजन वगैरह होता है, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का जो मेन प्रोडक्ट है वो वाटर है, कोई उसमें एयर पॉल्यूटेंट नहीं निकलना हमारे पास, ठीक है। या फिर एक और तरीका क्या है कि भाई हम स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज, टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बेसिकली ये जो तो पॉइंट्स है ना, ये है हमारे पास, देखो हमारे पास अभी जो गाड़ियों का हमने कैटालिटिक कन्वर्टर पढ़ा, उसमें आपको पता है कि उसमें भी हमने कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, ठीक है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है। फिर हम कोई भी बर्निंग कर रहे हैं, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली हम उस प्रोडक्शन को कैसे कम कर सकते हैं, हम क्या करें कि भाई फॉसिल फ्यूल क्यों बर्न किया जाता है, सबसे बड़ी वजह क्या है फॉसिल फ्यूल बर्न करने की, कि पावर जनरेट की जाए, ठीक है, जिससे हमारी गाड़ियां चल रही हैं, जिससे हमारे जनरेटर्स चल रहे हैं, जिससे फैक्ट्रीज चल रही हैं, ठीक है। तो उसकी बजाय क्या किया जाए कि हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। या फिर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज क्या है हमारे पास, सबसे बड़ी आसान रिसोर्स जो हम सबके घरों पे लगी हुई है भाई, सोलर, सोलर पे शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। हाइडल पावर है, सोलर है, ठीक है, विंड है, टाइडल पावर, ठीक है। तो ये सारी हम क्या तरीके हैं हमारे पास CO2 को कम करने के, कि हम प्लांटेशन ज्यादा करें, डिफॉरेस्टेशन कम करें, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग को खत्म करें, उसको रिप्लेस कर दें विद हाइड्रोजन फ्यूल सेल, या फिर स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब सेकंड गैस हमारे पास, सेकंड जो गैस है, सेकंड गैस विच इज मीथेन, CH4, METH, मीथेन। अच्छा भाई, मीथेन की दो सोर्सेज हैं, दो मेन
रिसोर्सेज हैं। पहली क्या है, दो जगह से आती है मीथेन हमारे पास। पहली क्या है, फ्रॉम द डिकम्पोजिशन, फ्रॉम द decomposition ऑफ वेजिटेशन। बेसिकली आपने देखा होगा हमारे पास ना अक्सर काफी सारे फल वाले वगैरह जो होते हैं, ये लोग बहुत सारा फल फेंकते हैं। ठीक है, और ये तो छोटे लेवल पे फल फेंका जाता है। आपको पता है एग्रीकल्चर जब होता है तो उसमें बहुत बड़े लेवल पे जो वेजिटेशन है वो फेंकी जाती है। इसमें ट्रीज हो गए और हमारे पास बहुत सारी चीजें जो कि ऐसी छोड़ दी जाती हैं। वो क्या है, वो डिकम्पोज होती हैं। ठीक है, जब वो डिकम्पोज होती हैं तो वो मीथेन गैस रिलीज करती हैं। आपको पता है गाँवों में क्या किया जाता है, जहाँ पे विलेजेस के अंदर जहाँ गैसेस नहीं होती ना, मतलब बेसिकली हमारे जो चूल्हों में गैस आती है ना, दैट इज ऑल्सो मीथेन। ठीक है, तो गाँव में क्या किया जाता है, वहां तो कहीं गैस आ ही नहीं रही, गैस पाइपलाइंस ही नहीं है, तो वो लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग एक टंकी के अंदर कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई जगह लेंगे, वहां पे बहुत सारी ये प्लांटेशन या वेजिटेशन को डाल देंगे और उसे डिकम्पोज होने छोड़ देंगे। थोड़े टाइम बाद वो डिकम्पोज होकर वहां गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे फिर वो पाइप लगा के उस गैस को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या, बायोगैस एग्जैक्टली। सेकंड हमारे पास है वेस्ट गैसेस फ्रॉम, अच्छा नाउ भाई, वेस्ट गैसेस फ्रॉम डाइजेशन, फ्रॉम डाइजेशन इन कैटल्स। बेसिकली भाई हमारी जो बड़े बड़े कैटल फार्म्स हैं जिसमें ज्यादातर गाय वगैरह जो हैं, जो भी लोग बहुत सारा खाना खाती हैं, सो दे रिलीज गैसेस, दोज गैसेस यूजुअली मीथेन होती हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत 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 बड़े लेवल पे फार्मिंग्स होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस पांच पांच गाय खड़ी हैं, हजारों लाखों गाय खड़ी हुई हैं, हजारों लाखों गाय गैसेस रिलीज कर रही हैं। तो वो एक बहुत बड़े लेवल पे CH4 प्रोड्यूस हो रही है वहां पे। ठीक है, तो हमारे पास दो मेन सोर्सेज हैं मीथेन, मीथेन की, कि वो क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन और वेस्ट गैसेस फ्रॉम डाइजेशन कैटल्स। नाउ अब हमारे पास ना पहला सोर्स तो बहुत आसान है, अगर वो आपसे बोला जाए, अच्छा कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछता नहीं है लेकिन सिलेबस में है तो पूछ सकता है। वो क्या है कि भाई बताओ हम कैसे डिकम्पोजिशन को, कैसे हम CH4 को कम कर सकते हैं। तो आपने बताना है भाई हम जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन है उसका अच्छा यूज करें, हम उससे गैस प्रोड्यूस, उसकी जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसे यूज में लाएं अपने। ठीक है, हम इंस्टेड के उसे ऐसी बाहर डिकम्पोज होने छोड़ दें, हम उसको टंकीज के अंदर रखें और हम उससे गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो खुद यूज करें, आग जलाने के लिए यूज करें। आपको पता है आप सबके घरों में जो गैस आती है, जो जिससे हम लोग खाना पकाते हैं, वो गैस जो है वो मीथेन ही तो है, वो और कौन सी गैस है। ना अगेन मीथेन मीथेन गैस जो है ना वो ओडरलेस होती है, इसकी भी कोई खुशबू नहीं होती, कोई बदबू नहीं होती, स्मेल ही नहीं होती इसकी। ठीक है, तो हम आप बोलोगे भाई हमारे घर जो गैस आ रही है उसमें तो स्मेल है, तो भाई उसमें स्मेल डाली जाती है। वजह क्या है कि अगर स्मेल नहीं डालेंगे, सोचो आपने चूल्हा खोल के छोड़ दिया रात को गलती से, अल्लाह ना करे, सुबह गए माचिस से लाइटर जलाया, धमाका हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करते हैं, हम उसके अंदर ओडर मिलाते हैं। ठीक है, कंपनीज उसके अंदर खुशबू मिलाती हैं ताकि खुशबू आए हमें कि भाई गैस रिलीज हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, क्वेश्चन, हाउ कैन वी कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज, हाउ कैन वी कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज। भाई क्या किया जाए, आसान तरीका अभी अभी सब बता दिया मैंने। अच्छा ये सब याद करना जो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, रट्टे रट्टे वाली चीजें सारी। पहला, प्लांटिंग ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज। सेकंड हमारे पास है रिडक्शन, अच्छा ये वाला पॉइंट है रिडक्शन वाला, रिडक्शन इन लाइव स्टॉक फार्मिंग। ठीक है, आपको एग्जामिनर इससे बहुत अक्सर पूछता है। ठीक है, एग्जामिनर आपसे ये बहुत पूछता है, ये वाला पॉइंट जो है। ठीक है, तो आपको ये बड़ा याद रखना है कि रिडक्शन इन लाइव स्टॉक फार्मिंग एक बहुत बड़ा रीजन है। इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास, इससे हमारे पास मीथेन प्रोड्यूस हो रही है, तो हम मीथेन को कम करेंगे, CH4। ठीक है, हमें CH4 कम करना है। और क्या कर सकते हैं कि भाई इन, थर्ड थर्ड रीजन क्या हमारे पास, इंक्रीज द यूज ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल। हमारे पास हाइड्रोजन गैस बहुत प्लेंटी में है। भाई हम पानी को अगर वो करें, इलेक्ट्रोलाइसिस करें पानी का, तो उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, हम मीथेन गैस से बना सकते हैं भाई हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारे पास जो है, हम क्या कर सकते हैं, H2, बेसिकली ये जो बता रहा हूँ ना आपको, ये वाली जो एग्जाम्पल है, H2 + O2 से हमारे पास बनता है H2O। ठीक है, H2O,
2 मोल। ठीक है, बेसिकली ये जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन इज फॉर हाइड्रोजन फ्यूल सेल। और इसके अंदर हमारा देखो मेन प्रोडक्ट क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या है इसके अंदर, पानी है हमारा मेन प्रोडक्ट इसके अंदर। और हम इसको यूज करते हुए हम वो कर सकते हैं, हाइड्रोजन को यूज करके हम उसको स्विच कर सकते हैं, फ्यूल को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। एंड यूज रिन्यूएबल सोर्सेज, आखिरी पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट होगा। 4 पॉइंट हमारे पास क्या है, यूज रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज। इसमें हमारे पास आ गया सोलर, सोलर, टाइडल, टाइडल, एक्सेट्रा, ठीक है। विंड भी लिख दो। अच्छा, अब इसके बाद एक इक्वेशन है जो आपको याद करनी है, वो है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई, सबको पता है। बेसिकली हमारे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्लोरोफिल के अंदर, ये पता नहीं आप लोगों से बायो वाला कौन कौन सा है, वैसे मैं बायो का तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। होता क्या है, अच्छा अगेन आपको ये इक्वेशन ऑनेस्टली याद नहीं करनी है, मैं बता बता रहा हूँ, ठीक है। प्लांट्स एनर्जी तो बना रहे हैं इससे, लेकिन प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है इससे ना, होता क्या है कि हम प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और इन रिटर्न ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन वो रिलीज कर देते हैं, और जो ग्लूकोज होता है वो अपने खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन देख लो जरा जल्दी से। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करेगी H2O के साथ, और यहाँ पे ये क्लोरोफिल है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर वाला जो हिस्सा होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, जिसके अंदर हमारे पास इन रिजल्ट क्या बनेगा, C6H12O6, विच इज क्या, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। मैं जरा इसको बैलेंस कर लूं। हम यहाँ भी 6 लगा दो, यहाँ भी 6 लगा दो, या इट्स बैलेंस्ड। तो खैर एनीवेज, ओके, क्लोरोफिल के अंदर ये बन रही है, ठीक है। आपको ये याद नहीं करनी, लेकिन पता होना जरूरी है कि भाई आपके पास ये सब प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन, यहाँ पे हमारे पास वाटर एयर क्लाइमेट खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं वाटर की तरफ। वाटर का सबसे आसान चैप्टर है भाई, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। हमारे पास सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ वाटर है। आइडेंटिफिकेशन फिकेशन टेस्ट ऑफ वाटर। भाई आपके घर में जो पानी आ रहा है, हमें कैसे पता कि भाई वो बिल्कुल प्योर पानी है नहीं है, क्या किया जाए। अगर हमें पता ही नहीं है कि वो पानी प्योर है नहीं है, तो हम क्या किया जाए, हमारे पास दो तीन टेस्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले अभी प्योरिटी को छोड़ो, अभी अगर मैं प्योरिटी को छोड़ के बात करता हूँ कि पानी प्योर है या नहीं है, अभी उसे छोड़ दो, ठीक है। अगर अभी मैं बात करूंगा मेरे पास पानी है भी नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो टेस्ट हैं, जो कि मैं आपको एक टेस्ट तो बता चुका हूँ, उसकी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाई थी। वो क्या है वो मैं बता लिख के बताता हूँ। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस CuSO4 बनता है प्लस वाटर बनता है हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड CuSO4.5H2O, ठीक है। बेसिकली होता क्या है देखो, सबसे पहले ना मेरे पास एनहाइड्रस CuSO4 है, विच इज बेसिकली कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूँ, कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसका ना जब ये एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस मतलब अभी इसके अंदर पानी नहीं है, ठीक है, इसके अंदर पानी नहीं है, तो इसका कलर पता है क्या होता है, इसका कलर होता है व्हाइट, इसका कलर होता है व्हाइट। जैसे ही मैं इसके अंदर पानी गिराता हूँ, जैसे ही मैं इसके अंदर पानी गिराता हूँ, ये ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है। और फिर हमारे पास हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड CuSO4, जैसे ही मैंने इसके अंदर पानी गिराया, तो ये ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। ये आपको टेस्ट याद करना है, ठीक है। तो क्या है, मैं इसकी इक्वेशन बताता हूँ जरा जल्दी से। CuSO4 प्लस H2O मेरे पास देता है मुझे CuSO4.5 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है।
अब आपको याद करना है कि भाई दिस इज, कलर याद कर लो जरा जल्दी से। ये क्या है, ये वाइट है, ठीक है। और ये क्या है, ये ब्लू है। मैंने आपको इसकी एक वीडियो भी दिखाई थी कि कॉपर सल्फेट के अंदर जैसे ही हमने पानी के ड्रॉप्स गिराए थे वो ब्लू कलर का हो गया था। ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टेस्ट हमारे पास दोबारा कलर चेंज का है। वो क्या है, वो है हमारे पास नंबर 2, वाटर टर्न्स, वाटर टर्न्स ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड, क्लोराइड इनटू पिंक। बस ये याद कर लो कि कोबाल्ट टू क्लोराइड होता है, कोबाल्ट टू क्लोराइड होता है यूजुअली, ठीक है। बस आपको याद कर लो कि जब इसमें पानी नहीं होता तो ब्लू कलर का होता है, जैसे ही मैं इसके अंदर पानी डालता हूँ ये पिंक कलर का हो जाता है। ये दो टेस्ट है पानी के। अगर आपसे एग्जामिनर कभी भी पूछता है कि व्हाट आर द टू टेस्ट ऑफ वाटर, तो आपने क्या बताना है, आपने कॉपर सल्फेट वाला बताना है या फिर ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड का बताना है। एग्जामिनर पता है इसका क्वेश्चन कैसे देता है, एग्जामिनर आपको बोलेगा कि भाई कोबाल्ट एडिंग वाटर टू कोबाल्ट क्लोराइड टर्न्स इट पिंक, गिव अनदर टेस्ट ऑफ वाटर। अब आपको क्या बताना होगा, आपको कॉपर सल्फेट वाला बताना होगा, या वो आपको ये बता देगा और इसके बारे में पूछ लेगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अच्छा, अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है वो है कि बताओ भाई, हमारे पास जो घर पे पानी आ रहा है, घर पे जो पानी आ रहा है वो प्योर है या नहीं है, वो प्योर है या नहीं है। टेस्ट फॉर प्योर वाटर। अब इसके लिए क्या करें भाई, अगर मैं आपसे पूछता हूँ जो मेरे पास पानी आ रहा है वो प्योर है या नहीं है, तो इसके लिए ना हमारे पास एक बात आप याद रखना। पानी का मुझे जरा जल्दी से बताओ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जरा जल्दी से बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। माहिन, आयजा, सुमैया, हफ्सा, शहीद। 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। 0 डिग्रीज, वेरी गुड। अगर इससे ऊपर नीचे, अगर वो पानी 100 से नीचे ऊपर बॉईल हो रहा है, 100 से नीचे बॉईल हो रहा है, मतलब वो प्योर नहीं है, उसके अंदर कोई और सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, इतना याद कर लो बस। सबसे आसान, ठीक है। मैं जरा कलर चेंज करूं। प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्योर वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ना हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं, इस वाले को, बॉइलिंग को, ठीक है। कर क्या रहे हैं हम, बेसिकली हम ना पानी को बॉईल करेंगे। कैन बी डू इट बाय पीएच टेस्टिंग। आई मीन यार वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, लेकिन अगर मैं बिल्कुल सिलेबस कंटेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास सिलेबस कंटेंट में टेस्ट फॉर प्योर वाटर बॉइलिंग से लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि सबसे आसान भी है ना। माइन अगर मैं अलग से पूरा यूनिवर्सल स्केल लाऊंगा, वो करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर कलर मैचेस करूंगा, एक बहुत मुश्किल चीज है वो। आसान तरीका क्या है, मैं पानी को बॉईल करूं, थर्मामीटर डालूं, मेरा टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। जो मेरे पास इम्प्योर वाटर है, इम्प्योर वाटर जो है मेरे पास, इम्प्योर वाटर जो है हैज हायर, हायर बीपी, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा देन 100 डिग्रीज, देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और चलो एक और ये भी कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वो, अगर मेरे पास वो है इम्प्योर पानी है तो 100 डिग्री से ऊपर बॉईल होगा, और जो अगर वो फ्रीज होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे फ्रीज होगा। अच्छा, अब देखो मेरे पास ना दो दो किस्म के पानी है। सबसे पहला अगर मैं वाटर की बात करूँ ना, तो हमारे पास दो किस्म के पानी आते हैं। एक आता है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल पानी। आपको पता है, जो अक्सर आपने सुना होगा कि भाई जो एसी से पानी गिरता है डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है, या जो हमारे घर बैटरीज के अंदर जो पानी डलता है वो डिस्टिल्ड पानी है। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब मैं अभी बताता हूँ, रुको। और दूसरा पानी है हमारे पास जो कि है मिनरल वाटर, मिनरल वाटर। मिनरल वाटर कौन सा है भाई, जो हम पानी पीते हैं, पीने वाला पानी, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर,
ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। मेरे पास डिस्टिल्ड वाटर जो है, इसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं होते, नो मिनरल्स, ठीक है। तो ये 100% प्योर वाटर पानी है। डिस्टिल इज डीआयोनाइज्ड, यस साइजा इट इज, एंड इसके अंदर सारे जितने मिनरल्स होते हैं रिमूव किए जाते हैं। आपको पता है लैब्स के अंदर जो डिस्टिल, उस दिन मैं देख रहा था ऐसी बैठ के एक रील देख रहा था, जो डिस्टिल वाटर एक्चुअल जो बिल्कुल प्योर पानी आता है, इट कॉस्ट लाइक $200 और समथिंग फॉर लाइक 1 लीटर बोतल, ठीक है। तो हमारे पास जो बिल्कुल प्योर पानी है बहुत मुश्किल से मिलता है। इट इज यूजुअली मेड इन वो लैब्स के अंदर, ठीक है। एंड यस इट इज डीआयोनाइज्ड, 100% प्योर वाटर, प्योर वाटर, ठीक है। हमारे पास जब भी केमिस्ट्री के अंदर अगर बात की जाती है ना कि किसी जगह पे पानी यूज हो रहा है, तो याद रखना प्योर प्योर वाटर की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि मिनरल वाटर का मतलब है, मिनरल वाटर का मतलब है कि भाई हमारे पास में डिफरेंट कंपाउंड्स मिले हुए हैं, ठीक है। हमारे पास अगर जो पानी है उसके अंदर आयरन भी है, उसके अंदर डिफरेंट चीजें बहुत सारी, ठीक है। हमारे पास सी के अंदर पानी है, वो भी मिनरल वाटर, उसके अंदर सॉल्ट मिला हुआ, डिफरेंट चीजें मिली हुई हैं। अच्छा भाई, बिफोर वी बर्न, अगर अभी मैं आगे चलूं, एक छोटा सा एक तरीका है हमारे पास, वो जरा गो थ्रू करना है मैंने जल्दी से। फर्टिलाइजर्स पढ़ाना है, लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज गो थ्रू करता हूँ। वो हमारे पास है वाटर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट प्लांट। ये क्या भला है भाई, एनीवन नोज? एक सेकंड को, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, भाई ये क्या चीज है? ये ना, हमारे पास जो पानी है उसे पीने का कैसे बनाना है, उसके स्टेप्स हैं। हमारे पास 4 मेन स्टेप है, हमें वो फॉलो करना है। ये स्टेप्स का आपको काउंट याद रखना है, ऑर्डर याद करना है। पहला स्टेप है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। ये क्या स्टेप है, किसी को पता है क्या होता है इसके अंदर? चलो, सबसे पहले मैं इसको समझाने से पहले एक चीज बताता हूँ। आप ना घर पे कभी एक एक्सपेरिमेंट करना, एक कप लेना, ठीक है, एक कप लिया आपने, इसके अंदर ना पानी डालना, पानी भरना, और पानी के अंदर सॉइल भी डाल देना, ठीक है। पानी के अंदर क्या डालना, मट्टी डाल देना थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी क्या करना, मट्टी डाल देना। आप क्या करोगे, जो मट्टी के पार्टिकल्स है ना, आप थोड़ी देर बाद देखना उसे फिर डाल के मिक्स करके छोड़ देना, 1-2 घंटे के लिए छोड़ दो। आप क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद ना वो सारे मट्टी के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो जमीन पे बैठ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल नीचे नीचे बैठ जाएंगे, और पानी का कलर क्लियर हो जाएगा। एक घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप लोग ये, ठीक है। पानी का कलर दोबारा क्लियर हो जाएगा, जमीन पे सारे मट्टी के पार्टिकल्स बैठ जाएंगे, और ऊपर जो वो है, जो पानी है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, हम ना सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है, उससे हम जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो मट्टी के पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, वो नीचे बैठा देते हैं, वो इट सेटल्स डाउन, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह कह लो, और नीचे एक उनकी लेयर बन जाती है। फिर हम क्या करते हैं, हम जो ऊपर का पानी होता है ना, ये वाला जो पानी है सारा, ये जो साफ पानी है, हम इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, और फिर इसे नेक्स्ट स्टेप से गो थ्रू करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे जरा लिख देता हूँ जरा जल्दी से, क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस वेयर solid particles, solid particles like sand, यार ये मैंने यहाँ क्यों घुसा दिया, like sand or soil, ठीक है, settle down, settle down, settle down, due to gravity, forming a layer at the bottom, forming a layer at the bottom, ठीक है। नीचे इनकी एक लेयर बन गई। अब मैं क्या करूंगा, जो ऊपर का पानी है ना, ये जो साफ पानी है, इसको मैं अलग कर लूंगा, ठीक है। अब इस पानी को ना मैं क्या करूंगा, एक फिल्टर से निकालूंगा, एक फिल्टर से निकालूंगा। उस वो फिल्टर क्या करता है, बेसिकली उसके अंदर ना, सपोज करो मैंने पानी को, मैं फिल्टर बना देता हूँ जरा जल्दी से। एक ऐसा फिल्टर होता है जिसके अंदर पानी, यहाँ मट्टी डली होती है बहुत सारी, ठीक है, मट्टी, चारकोल, डिफरेंट चीजें होती हैं। यार एक काम करता हूँ मैं ना, बिल्कुल सिलेबस के
सिलेबस के हिसाब से चलता हूँ, अभी इससे छोड़ दो। सेकंड प्रोसेस हमारे पास टू, ये ना सपोज करो मेरे पास यहाँ बहुत सारी सैंड डली हुई है, सारी सैंड भरी हुई है, ठीक है, ये सैंड भरी हुई है। मैं ना इसके अंदर से अपना पानी गो थ्रू करता हूँ, ठीक है, मैं अपना पानी इससे निकालता हूँ। तो क्या होता है, पानी बिल्कुल फाइन सैंड होती है, ठीक है, दिस इज फाइन सैंड, फाइन सैंड, ठीक है, फाइन सैंड है। तो क्या होता है, द वाटर इज पास थ्रू अ बेड ऑफ फाइन सैंड टू फिल्टर इट, ठीक है, द वाटर is passed through a bed of fine sand to filter it, ठीक है, फिल्टर करने के लिए। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास थर्ड स्टेप है विच इज नोन एज एडिंग कार्बन, ठीक है। स्टेप 3 है हमारे पास एडिंग कार्बन, एडिंग कार्बन। कार्बन इज बेसिकली यूजुअली चारकोल, ठीक है, चारकोल। कभी आप लोगों ने अपने बचपन में 5 मिनट्स क्राफ्ट की वीडियोस देखी हैं? चारकोल, 5 मिनट्स क्राफ्ट की वीडियो में एक एक बड़ी मशहूर वीडियो थी जिसके अंदर दे मेड लाइक वाटर फिल्टर्स। उसके अंदर ना वो लोग मट्टी भरते हैं, चारकोल भरते हैं, और जब पानी उससे निकालते हैं तो पानी बिल्कुल साफ होता है। उसमें पता है चारकोल का क्या काम होता है? उसमें ना चारकोल इसलिए डाली जाती है ताकि जो हमारा पानी के अंदर जो गंदा सा टेस्ट है ना, एक अजीब रॉ सा टेस्ट होता है पानी का, ठीक है, वो क्या करता है, वो पानी की ओडर को निकाल देता है, रिमूव ओडर, रिमूव दी बैड ओडर। ओडर क्या चीज है भाई? ओडर इज स्मेल, ठीक है। पानी के अंदर से जो एक गंदी सी स्मेल आती है ना, अजीब सी स्मेल आती है, उसको खत्म करने के लिए हम पानी को कार्बन से गो थ्रू करते हैं, कार्बन से निकालते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेप हमारा है क्लोरिनेशन। फोर इज क्लोरिनेशन, क्लोरीनेशन। इसका क्या काम है कि भाई हम पानी के अंदर डालते हैं क्लोरीन, जिससे हमारे पास जो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं सारे, ठीक है। क्लोरीन इज एडेड। आपने अगर कभी सुना हो या स्विमिंग पूल वगैरह में गए हो तो आपको पता होगा कि वहां भी क्लोरीन डाली जाती है। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन एडेड टू किल द बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, द बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, ठीक है, क्लोरीन डाली जाती है। यहाँ पे हमारे पास वाटर में बस इतना ही है, वाटर में से ज्यादा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रह गया क्या, क्या चीज, फर्टिलाइजर्स। एक से मुझे सिलेबस चेक करना तो, वाटर पूरा हो गया, and dissolve aquatic life substances, including dissolved aquatic life, some these other substances potentially harmful, including some metal compounds that toxic to plastic or aquatic life। अच्छा, प्लास्टिक्स पढ़ाना, फर्टिलाइजर्स पढ़ाना है। अच्छा, चलो प्लास्टिक पढ़ाता हूँ पहले मैं। अच्छा, मूविंग ऑन, अब हमारे पास है प्लास्टिक। आपको तो प्लास्टिक क्या चीज है? प्लास्टिक ना बेसिकली इज नोन एज पॉलीइथीन, ठीक है। इथीन हमारे पास अभी यहाँ जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, उसके अंदर एक कंपाउंड हम देखेंगे जो कि ऐसे होता है, सी सी, यहाँ पे एच एच लगे होते हैं, C2H4 इसका वो है, ठीक है, C2H4। होता क्या है, जब ये कंपाउंड ना, जब ये वाला जो कंपाउंड होता है, ये वाला, ये ना अपने इन दो आर्म खत्म करके ऐसे एक बॉन्ड बना लेता है, और फिर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक और सी ऐसे लग जाएगा, सी सी सी, फिर यहाँ से आगे सी की बॉन्ड चेन बनती चली जाएगी, और वो चेन चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होते हैं ऊपर नीचे। तो क्या होता है हमारे पास ना एक चीज बनती है, ये चीज बहुत डिटेल में अभी आप पढ़ोगे, ठीक है, तो इतना टेंशन मत लो। कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यहाँ से ये, यहाँ से ये, एच एच एच, ये हमारे पास बनता है कुछ इस तरीके से। इसे हम कहते हैं पॉलीइथेन, ठीक है, पॉली इथीन, ठीक है। दिस इज एक्चुअली प्लास्टिक, और हमारा प्लास्टिक बैग कहते हैं हम प्लास्टिक, ठीक है। अब सीन कुछ यूं है कि भाई जो हमारे पास प्लास्टिक बैग है ना, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है। प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। प्लास्टिक हमारे पास डिकम्पोज नहीं होता,
तो अब क्या किया जाए भाई, मुझे ये बताओ। अगर मैं प्लास्टिक, क्या करेगा अगर मैं प्लास्टिक छोड़ दूं, अगर मैं इतनी सारी प्लास्टिक हम लोग वेस्ट करते हैं, तो क्या होगा उससे हमारे पास जो ज्यादातर प्लास्टिक जो होती है ना, आखिर में वो ओशन में जाती है, ठीक है। और उससे क्या होगा, जब वो ओशन में जाएगी तो हमारी फिशेस ईट करेंगे उससे, ठीक है। हमारी बर्ड्स वगैरह उससे ईट करेंगी, वो उस पर चोक करेंगी। तो इन दी एंड क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास प्लास्टिक से एक्वेटिक लाइफ भी हार्म हो रही है, हमारे पास प्लास्टिक से बर्ड्स भी हार्म हो रही है, ठीक है। तो अगर पहली बात लिखता हूँ मैं, बर्ड्स को छोड़ो छोड़ो, एक्वेटिक लाइफ को ज्यादा देखते हैं। हम्म, ठीक है। इट causes harm to aquatic life and it causes harm to fishes and other aquatic aquatic ओजन, मैंने एक रील देखी, एक टर्टल बेचारा उसमें वो ऊपर ऊपर आया, वाटर के ऊपर आया, और वहां पे वो बेचारा ना एक प्लास्टिक में फंस गया। एंड देन ही वाज स्टक इन प्लास्टिक फॉर सो लॉन्ग, जब नीचे एक डाइवर गया तो उसने उसको बचाया। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या नोट करते हैं कि भाई प्लास्टिक से अदर डिफरेंट जितनी भी एक्वाटिक लाइफ है उन सबको मसले हो रहे हैं, ठीक है। एज दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट प्लास्टिक, ठीक है। फिशेज एंड अदर एक्वाटिक लाइफ एज दे आर unable to digest प्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद एक और क्या मसला है भाई, बहुत बड़ा, दे क्लॉग अप द ड्रेन। दे क्लॉग अप ड्रेन, भाई ये तो सबको सबका ही मसला है। घरों में जो वो होते हैं गटर जो होते हैं वो क्लॉग अप हो जाते हैं, प्लास्टिक फंस जाती है, ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात, जब मैं जलाता हूँ तो ये आपको पता है ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो क्या होगा, मेरे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और डिफरेंट टॉक्सिक गैसेस निकलेंगे, ठीक है। ऑन बर्निंग ऑन बर्निंग they release they release different toxic gases, ठीक है। ये हमारे पास मेन प्लास्टिक का बस इतना ही है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा कि इन मेनी प्लेसेस रबिश इज कलेक्टेड एंड, ठीक है। चलो, बस ये हमारा प्लास्टिक का मेन यही है। एक छोटी सी चीज देख लेते हैं ताकि हमारे पास फिर खत्म करें चैप्टर। वो है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको याद करना है बस, ठीक है। हमारे पास एक बात याद रखना है, फर्टिलाइजर्स जो है, फर्टिलाइजर्स होता क्या है, आर केमिकल्स, ये केमिकल्स होते हैं जो कि बेसिकली प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। आर केमिकल्स विच इंक्रीज द ग्रोथ, विच इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है, या क्रॉप कह लो, चलो क्रॉप्स, ठीक है। अब हमारे पास मेन एलिमेंट्स क्या हैं, तीन मेन हमारे पास वो हैं, क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास एक है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक फर्टिलाइजर है, ठीक है, नाइट्रोजन। एंड फिर हमारे पास दूसरा है फोस्फोरस। फिर तीसरा हमारे पास है पोटेशियम। ये आपको याद करना है, ठीक है, कि ये तीन हमारे पास मेन फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि हमारे पास सबसे पहले, अगर एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का यूज करूंगा ना तो उनसे भी पानी पॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बहुत ज्यादा भी यूज नहीं करना, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर पॉल्यूट्स द वाटर, लिख देता हूं मैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स पॉल्यूट दी वाटर, ठीक है। फिर हमारे पास आखिरी में क्या बात है, छोटी सी बात है, वो हमें इनके बारे में पता चलना है। अच्छा, अब फर्टिलाइजर्स का मसला क्या है, आपको पता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारे पास ना बहुत सारी वो डग होती हैं, कैनाल्स डग होती हैं छोटी छोटी इरिगेशन के लिए, पता है ना, इरिगेशन के लिए जैसे सपोज करो
मेरा यहाँ पे फार्म है, यहाँ भी फार्म है मेरा, और यहाँ पे समंदर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटी सी इरिगेशन लाइन बना दी, ठीक है, एक छोटी सी इरिगेशन लाइन बना दी, जिससे मैंने अपने फार्म्स को कनेक्ट कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर जब मैं यहाँ पे फर्टिलाइजर्स डालूंगा, जब मैं यहाँ फर्टिलाइजर्स डालूंगा, तो क्या होगा, फर्टिलाइजर्स प्लांट से यूज करेंगे, लेकिन फिर वो यहाँ से सीप इन करके दोबारा पानी में घुस जाएंगे, ठीक है। और फिर आगे फर्दर ये कैनाल कहीं ना कहीं तो कनेक्ट हो रही होगी। तो खैर एनीवेज होगा क्या, इन दी एंड ये फर्टिलाइजर्स ना किसी एक पॉन्ड में जमा हो गए। चलो सपोज करो यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पॉन्ड बना हुआ है। ये फर्टिलाइजर्स एस्केप करके यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, इन जगह आ गए, ठीक है। अब होगा क्या, ये फर्टिलाइजर्स का काम क्या है भाई, इनका काम है पानी, प्लांट्स को ग्रो करना। तो आपको पता है पानी के अंदर एल्गी होती है, ठीक है, एल्गी एल्गी जो भी कहो, जो ग्रीन कलर की एक होती है ना, देखा है ना, पानी के ऊपर काई जो जम जाती है, काई जैसे कहते हैं। तो होगा क्या, वो ना फर्टिलाइजर इस काई को उगा देगा, और वो काई जो है पूरे पानी की सरफेस को कवर कर लेगी, ठीक है। सपोज करो ये मेरी काय है, ये पूरी काय ने पानी की सरफेस को कवर कर लिया, ग्रीन कर देता हूँ मैं सर, वेयर इज ग्रीन कलर, डन, ठीक है। सपोज करो ये पूरी मेरी एल्गी ने पानी को कवर कर लिया। अब बताऊं क्या होगा इससे, जब एल्गी पानी को कवर कर लेगी ना, तो उससे होगा ये कि इसके अंदर जो फिशेस वगैरह हैं, ठीक है, ओह, इसके अंदर अब ये जो एल्गी है, बेसिकली ये एल्गी ग्रो करने के लिए सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, उसे ऑक्सीजन भी चाहिए, और ये नीचे एक शेडो बना देगी बहुत सारा, जिसकी वजह से ना हमारी जो फिशेस हैं वो सफोकेट हो जाती हैं, ठीक है। दीज फर्टिलाइजर्स मैं लिख देता हूँ जल्दी से ताकि आपको समझ आए। दीज fertilizers enhance the growth of algae, ठीक है, and this algae cover the water surface like a carpet, and this algae cover the water surface like a carpet, ठीक है, like a carpet। अब क्या होगा, when these algae die, अब जब ये एल्गी जब मर जाएंगी ना, बैक्टीरिया इन पे फीड करेगा, और सेम टाइम जो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है ना, वो भी यूज अप हो रही होगी, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर जो फिशेज हैं वो सफोकेट हो जाएंगी। अब आपको ये सब याद नहीं करना कि भाई बैक्टीरिया में फीड कर रहा है, ये सब याद हो रहा है, तो बस आपने याद करना है, यहाँ तक लिख दो, कवर अप दी वाटर सरफेस लाइक अ कारपेट, जिसकी वजह से फिशेज सफोकेट। तो इसका एक और बैड एडवर्स इफेक्ट क्या है, बुरा इफेक्ट क्या है हमारे पास फर्टिलाइजर्स का, कि फर्टिलाइजर से हमारे पास प्लांट तो ग्रो हो रहे हैं, प्लांट्स बिल्कुल ग्रो हो रहे हैं, लेकिन जब वो पानी के अंदर सीप इन कर जाएगा, जब वो पानी के अंदर लीक कर जाएगा ना, तो उसकी वजह से हमारे पास जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर भी अफेक्ट आएगा, ठीक है, और फिशेज सफोकेट हो जाएंगी, मर जाएंगी, ठीक है। आखिरी एक छोटी सी बात लिख लो जो कि फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ये जो हमारे पास नाइट्रेट्स है ना, नाइट्रेट फर्टिलाइजर और वाटर सॉल्यूबल, यानी ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। अभी जब मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा पढ़ाऊंगा ना सॉल्युबिलिटी रूल्स, तो आपको पता चलेगा जितने भी नाइट्रेट्स है ना, सारे के सारे पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि भाई जो नाइट्रेट है वो तो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, तो जिसकी वजह से और ज्यादा अफेक्ट आएगा, पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं वो बहुत इंक्रीज कर जाएंगे। तो बस फर्टिलाइजर जितना ही है टोटल, ठीक है। जल्दी से आपने देख लिया कि प्लास्टिक का क्या इफेक्ट है, प्लास्टिक से एक्वेटिक लाइफ मर रही है, हमारे पास फर्टिलाइजर्स अगर पानी के अंदर जा रहे हैं उससे एक्वेटिक लाइफ मर रही है, ठीक है। हमारे पास ये बहुत टेस्ट किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। इसमें क्या आपको प्रोसेस याद करना है, पहला सेडिमेंटेशन है, दूसरा फिल्ट्रेशन। अच्छा मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा, एक सेकंड रुको, ये नाम याद कर लो, फिल्ट्रेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन में बड़े बड़े जो पीसेस होते हैं ना, उनको उनको जमीन पे बिठाया जाता है और फिर पानी को निकाला जाता है। फिल्ट्रेशन के अंदर छोटे छोटे पीसेस भी सारे निकल जाते हैं। फिर हमारे कार्बोनेशन है, कार्बोनेशन क्या करती है, चारकोल के थ्रू पानी को निकाला जाता है, जिससे पानी की जो बैड ओडर या पानी की जो बैड स्मेल है वो खत्म हो जाती है। और फिर फाइनली पानी के अंदर क्लोरीन डाला जाता है, जिससे हमारे पास जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक जरा जल्दी से देख लो, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती। अब जब वो डिकम्पोज नहीं होगी तो उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं कि हाँ,
मे फिल अप लैंडस्लाइड्स, मे फिल अप लैंडफिल्स। अब क्या होगा, प्लास्टिक जब बहुत सारी निकल रही है तो वो समंदर के अंदर जाएगी, ओशन के अंदर जाएगी, किसी जगह पे जमा हो जाएगी बहुत सारी। ठीक है, अब ओशन के अंदर जाएगी तो फिशेस वगैरह तो पागल है ना, वो तो खा लेंगी उसे। जब वो उसे खाएंगी तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से वो मर जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास गटर वगैरह है, ड्रेन्स हैं, वो क्लॉग अप हो जाएंगे। फिर अगर जब मैं प्लास्टिक को जलाता हूँ, क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C2H4, ठीक है, C2H4 जब ये जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो सही गैस है, उसका मसला नहीं है, लेकिन जब हमारे पास ऑक्सीजन इनफ इनफ नहीं होगी तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज करेगा। ठीक है, जो कि बहुत बुरी बात है, टॉक्सिक गैस रिलीज हो रही है। फिर उसके बाद लैंडफिल्स हमारे पास, उसके बाद फिर हमारे पास लैंडफिल्स जो है वो भर जाएंगे, वो जमा हो जाएंगे। लैंडफिल्स क्या है, बेसिकली बहुत सारी प्लास्टिक एक जगह जमा हो जाएगी। जब बहुत सारी प्लास्टिक एक जगह जमा हो जाएगी तो हमारे पास लैंडफिल्स जो है वो भर जाएंगे। ठीक है, ये हमारा प्लास्टिक, और देखो प्लास्टिक वहां भी डिकम्पोज नहीं होगी, पड़ी रहेगी बहुत सालों तक। ठीक है, वाटर प्लांटेशन दिखा दी मैंने आपको। टेस्ट ऑफ प्योर वाटर जरा जल्दी से देख लेना कि भाई टेस्ट ऑफ प्योर वाटर क्या है, कि जो प्योर पानी है वो 100 डिग्री पे बॉईल होता है। अगर मेरे पास पानी प्योर नहीं होगा तो 100 डिग्री से ऊपर बॉईल होगा, अगर वो प्योर नहीं होगा तो 0 डिग्री से नीचे फ्रीज होगा। ठीक है, फिर हमारे वाटर का टेस्ट देख लिया हमने, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ये पूरा चैप्टर हो गया हमारा, इसमें और कुछ भी नहीं है, एक क्लास में पूरा हो गया, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, मजे करो, एंजॉय करो, अल्लाह हाफिज।